गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम हिंदी के 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें हम 21 20 प्रश्नों की श्रृंखला कर चुके हैं। यानी कि लगभग 420 प्रश्न अभी तक मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। और आज मैंने थोड़ा सोचा सा परिवर्तन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड पुलिस SI यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2015 का हिंदी का सामान्य प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र करवाता हूँ, जिसमें कि 100 प्रश्न आते थे। तो चलिए आज हम करते हैं उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर SI भर्ती परीक्षा 2015 का हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। तो इसमें पहला प्रश्न है, और वैसे इसमें निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक मुहावरों का अर्थ लिखिए। पौ 12 होना, 1 से लेकर 5 तक मुहावरे हैं, तो पौ 12 होना का मतलब क्या होता है? वही है, आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा। 100 प्रश्न है, इसलिए लगभग 1 सवा घंटा लगेगा। तो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप लोग क्या करिए, बहुत पेशेंस से साथ में लगातार बने रहिए। पौ 12 होना, दांव हारना या कार्य सिद्ध होना, अथवा लाभ ही लाभ होना या प्रातः काल। तो पौ 12 होने का अर्थ क्या होता है? हर तरफ से लाभ होना, लाभ ही लाभ होना। शैतान की आंत, तो शैतान की आंत होना, इसका क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की जो आंत होती है ना, वो क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है। तो बहुत लंबी वस्तु हो गया इसका उत्तर। तीसरा है आधा तीतर आधा बटेर, यानी आधा आधा। तो सामंजस्यपूर्ण या छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना या बेमेल और बेढंगा होना। तो आधा तीतर अलग होता है, बटेर अलग होता है। और दोनों ही क्या होते हैं? पक्षी होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेमेल और बेढंगा होना। इसके बाद है चौथा अंगूठा दिखाना, यानी इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना या नृत्य की एक मुद्रा। तो अंगूठा दिखाना का मतलब क्या चीज़ होता है? काम निकलने के बाद क्या करता है? उसने अंगूठा दिखा दिया, तो क्या करना? इनकार कर देना। अपना काम निकालने के बाद इनकार कर देना, ये है। अब है दांतों तले उंगली दबाना, इसका क्या होगा? बहुत पछताना, कुछ ना समझ में आना, हैरान होना या दर्द महसूस करना। तो दांते तले उंगली दबाना, इसका होता है हैरान होना, आश्चर्य प्रकट करना। अगला निर्देश है 6 से लेकर 10 तक लोकोक्तियां दी गई हैं, उनमें से एक विकल्प का चयन करना है जो सही है। इसमें लिखा हुआ है, छठवां, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल नहीं लगता ना, तो अयोग्य है। अब है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। इसका अर्थ क्या होता है? शादी के गीत गाना, जश्न मनाना, ये तो दोनों होंगे नहीं बिल्कुल भी। असंगत बातें करना या निचले स्तर पर बातें करना, तो ये होगा असंगत बातें करना। हंसुए का तो क्या है? ब्याह हो रहा है और खुरपा गीत गा रहा है, इसका मतलब होता है असंगत बातें करना। नीम हकीम खतरे जान, इसका होता है नीम का पत्ता चबाना, नीम से हकीमी करवाना। खतरनाक चीजें या अल्प ज्ञान भयंकरी। तो नीम हकीम का मतलब होता है बहुत कम ज्ञान वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? अल्प ज्ञान भयंकरी होता है, यानी कि नुकसानदायक होता है। अगला है तर पर नहीं लगता पान खायल बत्ता। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है बहुत गरीब होना, व्यर्थ का प्रदर्शन करना, एक साथ 2 लाभ होना
या बुरी आदत का शिकार। तो तन पर नहीं लत्ता, लत्ता का मतलब कपड़ा, यानी शरीर में कपड़ा पहनने की औकात नहीं है और पान खाकर इधर उधर घूमना, वो क्या होगा, व्यर्थ का प्रदर्शन करना, उसका होगा व्यर्थ का प्रदर्शन करना। अगला है तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों विद्वान होना, दोनों तत्वज्ञ होना, दोनों मूर्ख होना, दोनों चालाक होना। ठीक है, तो डाल डाल चले तो मैं पत्ती पत्ती चलूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक से बढ़कर एक, अर्थात क्या होना, दोनों चालाक होना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 से क्या किया गया है, दिखाया गया है। इनके बीच में आने वाले वाक्यों को या, रा, ला और वा की संख्या दी गई है। इन चारों को उचित क्रम में नहीं रखा गया है, इन्हें पढ़ करके उचित क्रम में रखना है। मतलब है कि इसमें सीरीज बनाना है। तो पहला है, शुरुआत कहाँ से करना है, जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, और इसका अंतिम क्या है, अंतिम है, ठीक है, यही बहुत है। अब शुरुआत करना कहाँ से है, हमारे पास असहाय स्थिति में भी संघर्ष के यानी में कूदा जा सकता है। मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं, भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का कुछ न कुछ करने से साहस आप में है। इस संघर्ष में, ठीक है, अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ठीक है, और यही क्या है, बहुत है। तो अब इसमें जो उत्तर दिया है, रा से शुरू है, रा ला वाया, या रा लावा, या वा या रा ला, या रा लावा। अब इसको, इस तरह के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करने के लिए, ठीक है, इनको हल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि यहीं से लेना है कि जीवन एक संघर्ष है। ठीक है, जीवन एक संघर्ष है और इसमें क्या है, असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। क्योंकि जीवन संघर्ष है तो इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है कि मान लिया आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं, भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है। इसके बाद यही होना चाहिए। ठीक है, या के बाद क्या होना चाहिए, संघर्ष में कूदा जा सकता है। इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ या होना चाहिए, या के बाद वाह होना चाहिए, और वाह के बाद क्या होना चाहिए, मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और फिर सबसे अंत में क्या आएगा, भले ही आप कमजोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का कुछ ना कुछ करने का साहस आप में है, यही बहुत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका पहले या आएगा, फिर वा आएगा, फिर रा आएगा, और फिर क्या आएगा, अंत में ला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है, यानी 12वां प्रश्न है, सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। यहाँ से शुरुआत है, खत्म है, यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। संस्कृत के अंतर्गत में अनेक समस्याएं हैं, समानताएं हैं, यही विविधता में एकता है, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनमें वारा, याला, वाला, राया, या वा, राला और रा वा, लाया। यदि इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, तो आसानी से क्या है, आप ऑप्शन से के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या है कि सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना हो, यानी कि सोचना होगा। अब इसमें इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। ठीक है, तो आपका, ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यह संस्कृत के अंतर्गत अनेक समानताएं हैं, इससे होगा। या यही विविधता में एकता है, या यह हमें अलग अलग नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छा है वो ये है
कि यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। संस्कृति के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, ठीक है। और फिर ये आएगा, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है और यही विविधता में एकता है। यानी सबसे बाद में क्या आएगा, ला आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वा, रा, या और ला। अगला प्रश्न है, हमारा देश त्योहारों का देश है, ठीक है। वे त्योहार उल्लास जगाते हैं। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसका मतलब देखते ही आप लोग क्या चीज़ कर देंगे, फटाफट शुरू करेंगे कि हमारा देश त्योहारों का देश है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद तुरंत ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। इन अब लास्ट है, इन अवसरों पर हम सब खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है, यानी कि इसमें है कि यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, पहला हो गया रा वाला, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा, वे त्योहार उल्लास जगाते हैं और जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। फिर सबसे लास्ट में आएगा, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। इन अवसरों पर हम सब खुशियां मनाते हैं। तो हमारा क्या चीज जाएगा, ऑप्शन है रा, ला, वाया या रा या वाला, ठीक है। तो रा से ही शुरुआत हुआ था, तो इन्हीं में से दोनों में, क्योंकि यह वह है, ये या से शुरुआत है, तो ये दोनों होंगे नहीं। तो रा के बाद यानी यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। और ठीक है, क्या बताया था मैंने कि हमें सब बताना है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, यह आएगा कि समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इस अवसरों पर खुशियां मनाते हैं। तो ला सबसे लास्ट में है, तो ला किस में है, इस वाले ला में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, खा वाला उत्तर हो जाएगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे। परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयाम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया, ठीक है। उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था। उनका जीवनानुभव ठोस था, जीवन का अनुभव ठोस था। अब इसमें, ठीक है, जो लास्ट आ रहा है वो भाव या मनोविकार निबंध, इनका इसका स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। तो इतने हैं। अब इनमें से हमें शुरुआत कहाँ से करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या थे, गंभीर विचारक थे, ठीक है। उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था, यहीं से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले ये आएगा, विस्तृत था। फिर इसके बाद हमारा आएगा, उनका जीवनानुभव ठोस था, ठीक है। फिर आएगा, उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया है। इसका मतलब गहन, अध्ययन गहन और विस्तृत और जीवनानुभव, तभी तो ये आएगा। अब इसका मतलब है लास्ट में रहेगा, परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। और भाव या मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। ओके, ओके। तो हमारा इसका ला हो गया, या हो गया, रा हो गया और या यानी क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। 15 है, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है, 12, 13, 14 या 9। तो अस्थाई भाव की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। इसलिए 9 भी रस माने जाते हैं। शांत रस का स्थाई भाव क्या है, उत्साह, निर्वेद, क्रोध और वीर। शांत का क्या है, निर्वेद है, ठीक है। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है, विस्मय हास्य में, शांत में, अद्भुत में या वीर में। तो आप जानते हैं, ठीक है, अद्भुत का क्या होता है, विस्मय स्थाई भाव होता है। अगला है, संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है, 9 है, 33 है, 16 है या 99। तो ये याद रखिए, 3 यानी 33 है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है, शांत में, वीर में, श्रृंगार में
या रौद्र में, तो माधुर्य गुण की बात कर रहा है। तो माधुर्य गुण किसमें प्रस्तुत होता है? श्रृंगार रस में। अगला है किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दातन पर होना चाहिए, इन दातन पर मोती वारूं। ठीक है, इसमें कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या हास्य रस? ठीक है, तो यहां पर क्या चीज है? ये बच्चे की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन यहां पर ध्वनि दिया नहीं है, तो यहां पर वर्ण होगा, क्योंकि वर्ण से वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, और इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जा और या, जा और या, जा और या, जा और या। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है? दो एक जैसे ही दिए हुए हैं, तो आप चाहे इसे कर दीजिए या इसे कर दीजिए, दोनों एक ही हैं। तो खा उत्तर हो जाएगा या घा उत्तर, इन दोनों में से किसी भी एक को क्या करिए, ठीक है, लगा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ जा और यह दोनों के नीचे क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए, और इन्होंने क्या किया है? दोनों को रिपीट कर दिया है, तो आपको उत्तर हो जाएगा ये जा और या। अधोलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है। डा, ज्ञा, अंगा और डा। आप जानते हैं डा और ढा क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है, और ज्ञा क्या है? वो संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए और या। ये क्या चीज है? ये स्वर नहीं है, ये चा वर्ग का, ठीक है, कौन सा है? पंचम वर्ण है। ओके, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, जानवी, जाह्नवी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है, तो शुद्ध वर्तनी होगा, ये होगा जाह्नवी। जा और हा आधा होगा, ना पूरा होगा, और वी, ठीक है, पूरा होगा, तो जाह्नवी। ये हा जो है ना, इसमें आधा है, इनमें कहीं पर भी हा आधा नहीं है। अगला है 26वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु, तो इसमें कौन सा होगा? तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला इसका क्या है? सही है, दीर्घायु, लंबी आयु वाला। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार, श्रृंगार, सिंगार या सिंगार, तो आपका कौन सा सही है? ये वाला संगीत सही है, श्रृंगार, ये सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल ये लिखा हुआ है, उज्ज्वल ये लिखा है, ये उज्जवल, उज्ज्वल लिखा हुआ है, और ये उज्ज्वल लिखा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यही वाला इसका सी होगा। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, अंतर साक्ष, अंतर साक्ष, अंतः साक्ष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये अंतः साक्ष्य होता है। ठीक है, तो सही है अंतः साक्ष्य। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो उपसर्ग तो पहले लग कर परिवर्तित करता है, प्रत्यय बाद में लग करके परिवर्तित करता है, समास दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि कितने प्रकार की? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद है राके प्लस ईस, राक प्लस एस, राका प्लस ईस और राका प्लस इस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राका प्लस ईस, राका का मतलब रात्रि, रात्रि का ईश्वर या देवता, ठीक है, कौन? राकेश अर्थात चंद्रमा। भानुदय में संधि का नाम कौन सा है? बड़ा ऊ की मात्रा है,
तो गुण, दीर्घ, व्यंजन या वृद्धि। तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, भानुदय। भानु प्लस उदय, उ और उ मिलकर के उ हो जाता है। अति और आचार का संधि विच्छेद नहीं, संधि क्या होगा? ठीक है, अतिचार का, अत्याचार का, ठीक है, अत्याचार का, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अति और आचार किसका है? अत्याचार का संधि विच्छेद है। कौन सी है? ये यण संधि है। आ और ई बराबर ए होता है। ठीक है, तो किस भेद में आता है? आ और ई मिलकर के ए हो जाता है। तो गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो आप लोग जानते हैं कि आ और ई मिल करके ए हो जाता है और आ और, ठीक है, ओ मिल करके ओ हो जाता है। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। आ और री मिल करके अर हो जाता है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है प्रत्युत्तर, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक है, तो ये आपको उत्तर होगा ये प्रति और उत्तर, यहाँ पर ऋण संधि है। ठीक है, ई के बाद ये अलग स्वर आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में, चतुर्युग में, नीलोत्पल में या माता पिता में? कर्मधारय की बात कर रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय किस में होगा? नीलोत्पल में। उत्पल का मतलब कमल, तो नीला कमल। चतुरानन में कौन सा समास है? ठीक है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो चतुरानन का मतलब क्या हुआ? चार मुख वाला, अर्थात ब्रह्मा, अर्थात क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदिन। ठीक है, निशिदिन अव्ययी भाव का होगा, सॉरी, निशि और दिन है। ठीक है, तो निशि का मतलब होता है रात्रि, ठीक है, और दिन का मतलब दिन, तो रात और दिन द्वंद्व समास। ठीक है, त्रिभुवन, द्विगु समास, पंचानन, ठीक है, और इस पुरुष सिंह। ठीक है, पुरुष सिंह, तो यहां पर पंचानन में है। ठीक है, बहुब्रीहि समास पंचानन में है। पुरुष सिंह जो है ये अब कर्मधारय का है। पुरुष यानी कि सिंह के समान पुरुष। ठीक है, सिंह के समान पुरुष शक्तिशाली। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा चार रास्तों का समाहार, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तुरंत क्या करना है? इसी तरह से निर्णय लेना है। ये 2 घंटे का पेपर था, 100 प्रश्न थे इसमें। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द बताइए। तो योग रूढ़ शब्द कौन है? पवित्र, कुशल या विनिमय या जलज। योग रूढ़ शब्द की बात कर रहा है। तो योग रूढ़ कौन सा होगा? जलज। जलज, ये जलज कमल के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और जल और जा अलग अलग है, कमल के लिए प्रयोग होता है, इसलिए जलज जो है ये योग रूढ़ होगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर और ढोर। ठीक है, तो क्या नहीं है? पुष्कर। ठीक है, पुष्कर, इसमें जो शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। पुष्कर का मतलब होता है तालाब। ठीक है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? मलयज, पंकज, जलज और वैभव। रूढ़ की बात कर रहा है, अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, ये भी रूढ़ बनता है, ये भी रूढ़ बनता है। ठीक है, और ठीक है, ये रूढ़ बनता है नहीं बनता? ये भी रूढ़ बनता है। वैभव जो है वो रूढ़ नहीं बनता है। ठीक है, वैभव, वै और भव इससे मिलकर बना हुआ ये है आपका यौगिक। अगला है चारपाई। ठीक है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? ठीक है, तो चारपाई पर है ना, में पे पर यानी अधिकरण, तो आपका हो जाएगा क्या? अधिकरण। ठीक है, ओके। अगला है प्रश्न, अगला है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री। तो इसका होगा कवइत्री।
ये वाला आपका सही हुआ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा का पूछ रहा है, संस्कृत का नहीं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं। तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार का, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। ठीक है, हिंदी में नपुंसकलिंग उभयलिंग नहीं पाया जाता, तो दही क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, दही जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि नपुंसकलिंग हिंदी में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। तो लड़का क्या है? विकारी है, संज्ञा है ना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो लड़का का लड़कों हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका ये है, आज, यथा और परंतु, ये अविकारी हैं। रमा विद्यालय से घर आती है में कारक है। विद्यालय से आती है ना, यानी दूर जाने के लिए, तो अपादान, कर्ता या कर्म या संबंध, तो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? अपादान। पृथक होने के लिए, दूर जाने के लिए। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? यानी कि दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? रोला, चौपाई, सोरठा या वर्वय। तो आप जानते हैं कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती है, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। अगला है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 15 या 16। तो कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के चरण में। और अंतिम में क्या आता है? गुरु आता है, 2 गुरु होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के। ठीक है, छंद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमा लहरन। ठीक है, तो इसमें है, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो मूक होई वाचाल, पंगु गढ़े चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमा लहरन। इसे आप मिलाना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोहा छंद होगा। ठीक है, क्योंकि दोहा छंद का सबसे खासियत यही होती है कि वो जो है कितने का होता है? ठीक है, इनमें ये और ये क्या होते हैं? मिलते हैं। तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, एक बार मिला लीजिए। ठीक है, हो सकता है गलती भी हो सकती है। मूक 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 6 और 6 5 11, तो 11-13 सोरठा होगा। इसका उत्तर ये हो गया पंगु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 और 1 3, 4, 2 6, 7 8 9 10, 10 3 13, तो 11-13 है। ठीक है, ये सोरठा होगा। ओके, माफी चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनमें ना और हन 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 आ गया था, इस कारण मैंने जो है ना बता दिया कि ये है। 3 बरिस तक कुत्ता जीवे और 13 तक जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, ये सवैया है, आला है, छप्पय है या घनाक्षरी है। ठीक है, तो ये आला खंड से लिया गया है, तो ये क्या है? आल्हा है। ठीक है, ये आला है, जगनिक का लिखा हुआ। ठीक है, आला है, परमाल रासो जिसे कहा जाता है, आला खंड। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पंक्तियों में छंद है और ये तो निश्चित है। ठीक है, रामचरित मानस का है, तो किस क्या होगा? ये चौपाई होगा। ठीक है, 16-16 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 11 5 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो 16-16 मात्राएं हैं और हमारी और तुम्हारी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर चौपाई छंद है। मैंने बताया था, यानी कि दोनों में लास्ट में मिल रहे हैं और ये दोनों गुरु हैं, तो इसका हो गया चौपाई।
रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। इसमें कौन सा छंद है? यहां पर है ये दोहा छंद। ठीक है, 1 2 3 4 और 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और ठीक है 1 11 और 2 13, तो 13 11 13 11 क्या चीज हो गया? ये दोहा है। अगला कह रहा है ठीक है कि 58 से 63 तक पंक्तियों में सही अलंकार बताइए। ठीक है, चलिए सही अलंकार बताइए। दिशावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, उपमा रूपक यमक इनमें से कोई नहीं, तो सुंदर परी सी आ गया ना, सा सी से समसरिस, वहां पर क्या होता है? उपमा होता है। यहाँ पर उपमा भी है और क्या है? ये मानवीकरण भी है। अगला है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ताता आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है 60वां प्रश्न, कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। ठीक है, डाल में पत्ती नहीं है, लेकिन क्या चीज है उसमें? सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है? गुलाब की। ठीक है, गुलाब उसमें लगा हुआ है। यहाँ रूपक है, यमक है, अन्योक्ति है या पुनरुक्ति है? ठीक है, तो यहाँ पर है आपका अन्योक्ति। किसी और के लिए कहा जा रहा है, नायिका के लिए कहा जा रहा है, और नायिका सूख करके क्या हो गई है? कांटा हो गई है, लेकिन अभी उसका चेहरा क्या हो रहा है? वो काफी खिला खिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है अन्योक्ति। ओके, अगला प्रश्न है पतपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या उदाहरण है? देखिए यहाँ पर क्या है? मानव आया है, तो मानव किस में आता है? जन जानो मन मानव उत्प्रेक्षा में आता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। राम सो राम सिया सो सिया, रूपक नहीं है, अन्वय उपमा यमक, ना उपमा है ना यमक है, यहाँ पर अन्वय है। यानी जहां पर जो जिस वस्तु का वर्णन किया जाए वो उसी, ठीक है, उसके खुद उसी के साथ तुलना की जाए, उसे अन्वय बोलते हैं। अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है कि साधन नहीं है परंतु कार्य हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा? विरोधाभास बिल्कुल नहीं, विशेषोक्ति, विभावना या विसंगत। ठीक है, इसमें से कौन सा है? विरोधाभास तो है नहीं है, विशेषोक्ति भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? विभावना। जहां पर ठीक है कारण न होने पर भी कार्य होता है वहां विभावना होता है। अधोलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। ठीक है, आप जानते हैं कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी का नहीं है, सॉरी कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, बघेली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी में आता है। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी में आती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बघेली। कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली और खड़ी बोली और हरियाणवी। ठीक है, खड़ी बोली को बोलते हैं कौरवी और हरियाणवी को बोलते हैं बांगरू। इसके बाद 65 है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो आप लोग जानते हैं संस्कृत की शुरुआत होता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, तो आपका पहला यही वाला हो जाएगा। पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ओके, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 11 जून को, 14 सितंबर को, 20 सितंबर को, 10 अक्टूबर को। आप लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या किया गया? संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसलिए 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसलिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। भारत में जितनी लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ठीक है,
खरोष्ठी लिपि, खर का मतलब होता है गधा, तो गधे के ऊंट के अनुसार यानी कि की तरह कटी फटी खरोष्ठी होती है। ये लिपि इधर से दाएं से बाएं को लिखी जाती है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मानक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और अवधी। तो मानक भाषा कौन सी नहीं है? अंग्रेजी है, बिल्कुल है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। अवधी एक बोली है, ना कि मानक भाषा है, इसलिए ध्यान रखना, बोली को कोई भी मानक भाषा नहीं कहा जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? हिंद से हुई है, हिंदू से हुई है, सिंधु से हुई है, इनमें से किसी से नहीं हुई। ठीक है, तो किससे हुई है? सिंधु से हुई है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? रोमन से, गुरुमुखी, खरोष्ठी या ब्राह्मी से? अभी मैंने ऊपर बताया है कि भारत में जितनी लिपियां उनका सबका उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, इसमें हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी, हिंदू या भारत देश? ठीक है, तो इसमें हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो हम ये भारतवासी हैं। हिंदी का अर्थ यहाँ पर क्या है? भारतवासी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का अर्थ क्या है? भारतवासी। अगला है देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्रात्मक, संकेतात्मक, अक्षरात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो ये अक्षरात्मक है। ठीक है, ये अक्षरात्मक है, नहीं इसके अक्षर लिखे जाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? अर्थ, रचना, उद्गम, ये सभी? बिल्कुल ये सभी हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोमार्थक। रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उद्गम के आधार पर, ठीक है, 5 प्रकार हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार है, इतिहास के आधार पर 5 प्रकार हैं, यही सब है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है, ये है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है या प्राकृत है? तो आप जानते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कोई तत्सम कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? संस्कृत। ओके, अगला प्रश्न है, चलिए 75वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि यहां पर सर्वनाम कहां पर अशुद्ध लिखा हुआ है? ठीक है, तो सर्वनाम का अशुद्ध, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती है, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को ना होकर तुम्हें होगा, यहीं पर गलत है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, बाकी सब में सही है, मुझे भी सही है, आपके भी सही है, वह भी सही है। ठीक है, अगला है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। ठीक है, संस्कृत के धातु में से जब ना लग जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। तो आपका उत्तर हो गया धातु। इस बात है, अविकारी शब्द होता है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण। तो अविकारी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, और अव्यय 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। शिव का विशेषण क्या है? शिवेश। शिव का विशेषण जब बनेगा तो क्या होगा? शिवेश बनेगा, शंकर बनेगा, शैव बनेगा या शिवालिक बनेगा। ठीक है, तो शिव का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। ठीक है, अगला है, खर शब्द का प्रयोज्य शब्द है, अभी पीछे मैंने बताया है, खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। तो खर का क्या होता है? गधा होता है। अनिल का प्रयोज्य, अनिल किसका प्रयोज्य है? पवन का, चक्रवात का, पावस का या अनल का? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अनल आग का होता है और अनिल किसका होता है? हवा का होता है। तो ये पर्यायवाची किसका है? पवन का है। अगला प्रश्न है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची
ठीक है, क्या है? तो प्रसून शब्द का प्रयोजक क्या होता है? पुष्प, ठीक है, वृक्ष, चंद्रमा या अग्नि। तो प्रसून किसका होता है? पुष्प का होता है। कानन शब्द का परिचित शब्द कौन नहीं है? जंगल भी होता है, अरण्य भी होता है, विपिन भी होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि तीनों हैं। नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? चरित्र, स्वभाव, भाग्य और कर्म। ठीक है, तो नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? भाग्य होता है। ओके, अगला है अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का क्या होता है? अंत, इति, अर्थ या अथ। तो अथ का होता है, ठीक है, प्रारंभ। तो इति का मतलब होता है अंत। ठीक है, तो अथ का क्या होता है? इति होता है। और प्रारंभ का क्या होता है? अंत होता है। दक्षिण का विलोम क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, वाम, पश्चिम, पूरब और दायां। ठीक है, तो दक्षिण का विलोम क्या होगा? वाम होगा, पश्चिम होगा, पूरब होगा या दायां होगा? तो इसमें दक्षिण का विलोम होगा वाम और पूर्व का विलोम उत्तर होगा। ठीक है, और पूरब का पश्चिम होगा। इन्हें समझिएगा। शोषक शब्द का विपरीतार्थी बताइए। शोषित, पोषक, शोषक और पोषित। ठीक है, तो शोषक का क्या होगा? शोषक का मतलब जो है ना, जो जिसका शोषण किया गया हो। और शोषक का जो है ना, जो शोषक करता है वो क्या करता है? वो क्या होता है? तो शोषक का क्या होता है? शोषित होता है। ठीक है, शोषक का शोषित होगा, यानी कि जो शोषण करता है। हाँ, इसका पोषक भी हो सकता है। ओके, शोषक का मतलब शोषण यानी कि करने वाला, पोषक का मतलब पोषण करने वाला। तो माफी चाहता हूं, इसका पोषक होगा। अगला है हर्ष शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का खेद, वेदना, दुख या विषाद। तो हर्ष का क्या होता है? विषाद होता है। ठीक है, ओके, तो हर्ष का होगा विषाद, इसका विलोम शब्द। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अदृश्य, स्थूल, दृष्टव्य या निश्चित। तो सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, स्थूल का मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है 90वां प्रश्न। इसमें कह रहा है 90 से 95 तक वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ओके, 5 प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अद्भुत का मतलब आश्चर्यचकित, अनुपम का मतलब, ठीक है, इन जिसके उपमा ना हो सके, और अभूतपूर्व का मतलब अभूत, भूत और पूर्व, 3 चीजों से बना हुआ। आ माने नहीं, भूत का मतलब पहले, पूर्व का मतलब उससे, उससे पहले जो ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व। यही हुआ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, अज्ञ, विशेषज्ञ या कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या हुआ? किए हुए को मानने वाला। विशेषज्ञ का मतलब विशेष ज्ञान वाला। अब इनमें से अज्ञ में और सर्वज्ञ में बताइए। ठीक है, कौन सा होगा? तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो जानकारी रखता है उसे बोलते हैं आज्ञ। आज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुगर्दन, सुग्रीव और सुगद। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे बोलते हैं सुग्रीव। बिना घर का, अनाथ, अनिकेत, अनाहत या अनिग्रह। ठीक है, तो अनाथ नहीं, जिसका माता पिता ना हो उसको अनाथ कहा जाता है। जिसका घर ना हो उसे बोलते हैं अनिकेत। निकेत का मतलब घर और अनिकेत का मतलब बिना घर वाला। 94 है, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है? अनाहुत, अनबोला, अतिथि या अभ्यागत। जिसे बुलाया ना गया हो, इसे याद रखिए। अब मैं इनका सबका बता देता हूं। अनबोला का मतलब, ठीक है, यानी कि जिससे बोला ना जाता हो। अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि ना ज्ञात हो। जो बिना बुलाए आता है उसे बोलते हैं अभ्यागत। और जिसे बुलाया ना गया होगा वो होता है अनाहुत, यानी कि बिना बुलाए ही क्या चीज हो गया?
ठीक है, जो पहुंच जाता है उसे, यानी अपने आप जो पहुंच जाता है उसे अभ्यागत बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत कहा जाता है। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है? ना हो की बात कर रहा है, हो तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? अप्रत्यक्ष। और परोक्ष भी होता है और अदृष्टव्य होता है। अदृष्टव्य का मतलब है यानी कि जो दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पर है यानी जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगला है 96 से 700 तक 4 विकल्पों में से, ठीक है, वाक्य का चयन कीजिए, वाक्य रूप का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध रूप का चयन करिए। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो है ना शुद्ध रूप का आपको चयन करना है। ओके, चलिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। उत्तर होगा आपका क्या? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। फल काट कर, और यहाँ सब जगह जो है ना, ठीक है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो ये सब गलत हैं, ये वाला सही है। बैल और बकरी घास चरती हैं, ठीक है, बैल और बकरी घास चरते हैं, क्योंकि दो हैं तो बहुवचन होना चाहिए। बैल और बकरी घास चरता है, ये भी एक वचन है। बैल और बकरी घास चरती है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है 98। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, रामचरितमानस, इन ये दोनों समान लिखा हुआ है, वैसे इन्हीं में से सही है। तो हमारा पहला वाला हो जाएगा रामचरितमानस। रामचरितमानस इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है, ये कभी भी क्या नहीं होता, अलग अलग नहीं लिखा जाता। तो ये वाला, यहाँ पर रामचरितमानस होता होगा शायद। धार्मिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग है। अगला है कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। कृपा कृपा 2 बार आ गया, गलत हो गया। आज का अवकाश कृपा देने की कृपा करें, इसमें भी 2 बार आ गया, गलत हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, यही सही है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है। तो क्या हो गया? आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगला है भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? यहां पर होगा भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अनेक बहुवचन होता है और इसलिए जातियां उसके साथ आएगा, जाति नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत में अनेक जातियां हैं, आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 का हिंदी प्रश्न पत्र का हल प्रश्न पत्र था ये, जिसमें कि 100 प्रश्न आते थे तब। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी क्या करिए और सब्सक्राइब कीजिए अभी तक, यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग जो हम लोगों के साथ मिल करके अपनी तैयारी करना चाहें, ठीक है, वो हम लोगों के साथ जुड़ सकें। तो इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, अच्छे से रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।